बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी एपिसोड नंबर 24 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आइए आपका क्वेश्चन लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 38। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राशिदा, मेरी सिस्टर का सी सेक्शन होना है 1 वीक के बाद। हमारी फैमिली में कभी किसी का सी सेक्शन नहीं हुआ, तो काइंडली गाइड कर दें कि ऑपरेशन के बाद हम उसकी कैसे केयर करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू। ओके व्यूअर्स, तो आपको पोस्ट सी एस डिलीवरी के बाद जिले में कैसे पेशेंट की केयर करनी है उसका थोड़ा सा कंप्लीट ओवरव्यू देते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी बहन भी जल्दी ठीक हो जाएगी अगर आप ऐसे ही केयर करेंगे तो सबसे पहले तो ये बताना था कि अगर आपका सी सेक्शन डिसाइड होता है तो आप कोशिश करें कि एक अच्छा हॉस्पिटल डिसाइड करें जिधर आपने सी सेक्शन कराना है, जिसकी स्टरलाइजेशन अच्छी हो। क्योंकि अगर स्टरलाइजेशन अच्छी नहीं होगी तो डिलीवरी के बाद पेशेंट का वूंड ख़राब हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। दूसरा ये कि डॉक्टर जब आपको सी सेक्शन के लिए सारी मेडिसिन वगैरह लिख के दे तो आपने याद रखना है कि जो स्टिचेस है ना वो चाइना के नहीं बाय करने। चाइना के स्टिचेस होते तो सस्ते हैं लेकिन वो अंदर टिश्यू रिएक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और पेन जो है ना वो सीएस के बाद बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये कि वो एब्जॉर्ब भी नहीं होते जल्दी। वो तकरीबन 5-6 महीने लगा देते हैं और तब जाके कहीं वो बॉडी में अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और तब तक फिर पेशेंट को पेन और खिंचाव सा फील होता रहता है, तो नॉर्मल एक्टिविटी में आने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो आपने एथिकॉन के अच्छे वाले स्टिचेस लेने हैं, एथिकॉन कंपनी के। इन इन स्टिचेस का फिर टिश्यू रिएक्शन भी कम होता है और पोस्ट सी एस पेशेंट जो है उसकी रिकवरी भी जल्दी होती है और ये तकरीबन 2-3 महीने में अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जब भी आपकी ना सिर्फ सिजेरियन कोई भी सर्जरी हो तो आपने एथिकॉन के स्टिचेस लेने हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। सिजेरियन जो है वो ज़्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है, सिर्फ चंद वजूहात जिसमें पेशेंट का बीपी हाई है या कन्वर्जेंस का ख़तरा है या कोई उसकी बैक में प्रॉब्लम है या उसको ब्लीडिंग का इशू है या उसको ब्लड थिनर पे है, इनको जीए देते हैं, वरना ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया ही होते हैं। ऑपरेशन के बाद 2 से 4 घंटे पेशेंट को रिकवरी में रखते हैं और जैसे ही पेशेंट ठीक हो जाएगा वो रूम में आपके पास आ जाएगा। अब पेशेंट रूम में आ गया है, अब चूंकि उसको उन्होंने पेन किलर दिया होता है जिसमें नींद का भी एलिमेंट होता है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कमरे में शोर ना करें ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबली अपनी नींद पूरी करे, क्योंकि नींद में सारा हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है। शुरू में पेशेंट को आईवी फ्लूइड, आईवी एंटीबायोटिक, आईवी पेन किलर चल रहे होते हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं लेते। जब स्पाइनल दिया हुआ होता है आपने मेक श्योर करना है कि मरीज जो है वो बिल्कुल सीधा लेटे। ये ना हो कि वो पिलो ले ले, अगर हेड ऊपर हो जाएगा तो उसको स्पाइनल हेडेक शुरू हो जाएगी। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से तकरीबन 4 से 6 घंटे पेशेंट को उलझन सी थोड़ी फील होती है कि वो टांगे नहीं हिला सकती है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एनेस्थीसिया का जब इफेक्ट ख़त्म हो जाता है तो पेशेंट बेड में मूवमेंट्स कर सकता है। पहले दिन खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना और अगले दिन जो है वो डॉक्टर जो हैं उनके ना सिर्फ आईवी फ्लूइड बंद कर देते हैं बल्कि जो यूरिन वाला बैग लगा हुआ होता है वो भी उतार देते हैं ना। अब पेशेंट जो है आपने उसकी हेल्प करनी है ताकि वो उठ के बैठे। ये जो पहली उसकी मूवमेंट होती है कि उठ के बैठना, ये बहुत ही मुश्किल होती है, तो आपने उसकी हेल्प करनी है ताकि वो बैठ सके। सीधा नहीं, पेशेंट को आपने खींच के बिठाने की कोशिश करनी, वरना उसके पेट पे ऐसे स्ट्रेच पड़ेगा। अगर वो सीधा उठने की कोशिश करेगी तो वो आपको स्टिचेस में पेन होगी। तो आप पेशेंट को गाइड करें कि वो रोल ओवर हो के साइड पे हो जाए और फिर उसको हेल्प करके आप बिठा दें। थोड़ी देर वो बैठी रहे ताकि उसकी दिल की धड़कन जो इस सारे चूँकि वो ऑपरेशन के बाद थोड़ा एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन हुआ हुआ होता है, तो वो बैठे आराम से, आप उसकी कंघी वगैरह करें, 10-15 मिनट बिठाए रखें। उसके बाद उसको आप वॉशरूम में लेके जाना है, वॉशरूम में ले जाएँ। शुरू में उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में इंशाल्लाह वो वॉकर के साथ भी चल सकती है नेक्स्ट डे में।
अब लिक्विड डाइट जो है डॉक्टर ने अलाउ कर दी है, आप पानी से शुरू करें, पानी के सिप्स देने शुरू करें। और अगर सहूलत है कि घर करीब है तो यखनी बना लें, कोई भी गोश्त जो उसको पसंद हो, मुर्गी का, छोटे का, बड़े का, उसकी यखनी बना के लाएं, वो यखनी उसको दें, क्योंकि यखनी में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और ये जब ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन, इसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल डिलीवरी में तो तकरीबन 200 से 300 ml ब्लड लॉस होता है, लेकिन बड़ा ऑपरेशन ये जो होता है इसमें तकरीबन 1 लीटर तक ब्लड लॉस हो जाता है। उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और पेशेंट का अमूमन गट की मोटिलिटी भी देर से आती है। इसीलिए शुरू में पेशेंट को पहले दिन तो फूड भी अलाउ नहीं करते। अब लिक्विड्स जब अलाउ हो गए हैं, लिक्विड आप सारा दिन उसको प्लेंटी ऑफ लिक्विड दें, क्योंकि उसको वो जो 3 लीटर फ्लूइड एक दिन पहले लगा था, आज नहीं लगना। तो ये लिक्विड्स जब उसके पूरे हो जाएंगे और उसको कोई वोमिटिंग भी नहीं आएगी और थोड़ी वो मोबालाइज भी है कि आप उसको सहारा दे के वॉशरूम लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं पहले दिन। और अगर नर्सरी में चूँकि पहले दिन बेबी को रखते हैं, तो अगर नर्सरी पास है तो आप बेशक उसको ले जाएं कि चल के वो जाके बेबी को देख लें, नहीं तो व्हील चेयर पे ले जाएं अगर दूर है नर्सरी तो। नेक्स्ट डे आपका बेबी जो है वो आपको दे देंगे और नेक्स्ट डे आपको वो अलाउ करेंगे कि सॉफ्ट डाइट शुरू कर दें। सॉफ्ट डाइट में अगर आप बना सकते हैं तो जैसे हमारे नबी पाक की सुन्नत है कि जब भी कोई बीमार होता था तो उसको तलबीना खिलाते थे। तलबीना क्या है? तलबीना जौ का दलिया है, जौ का दलिया जो कि दूध में पकाया हुआ होता है, और उसमें शुगर नहीं डालते थे, उसमें हनी डालते थे उसको मीठा करने के लिए, या खजूर डालते थे। ये बहुत दूध हजम है और ताकत देता है। ये आप उसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं। और उससे नेक्स्ट डे जो है डॉक्टर ने उसकी ड्रेसिंग चेंज करनी है और आपको ओरल एंटीबायोटिक और टॉनिक्स और पेन किलर लिख के दे देना है, और छुट्टी का कागज़ जो भी बना के देना है उसको संभाल के रखें, क्योंकि उस पर सारा कुछ लिखा हुआ होता है कि क्या इंडिकेशन थी, तो नेक्स्ट डिलीवरी का प्लान करने में फिर डॉक्टर को सहूलत होती है कि किस वजह से ऑपरेशन हो। क्योंकि कुछ वजूहत ऐसी होती हैं कि जो ऑपरेशन हुआ है तो वो बार बार ऑपरेशन ही होता है। जैसे कि अगर डॉक्टर ने लिखा है CPD है, यानी कि इसका मतलब होता है हड्डी छोटी है, तो वो फिर तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। लेकिन आप फर्ज करें कोई ब्रीच सी सेक्शन हुआ है ब्रीच की वजह से कि बच्चा उल्टा था, तो उसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं। अगली दफ़ा अगर बच्चा सीधा होगा तो फिर नॉर्मल के भी चांस हो सकते हैं। तो इसलिए आपने जो डिस्चार्ज स्लिप है वो बहुत संभाल के रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये आपकी अगली डिलीवरी में काम आएगा। नहीं जी, आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है बेबी, और पेशेंट को आप घर ले आए, और अगर आपका घर सीढ़ियों वाला है तो हेल्प करें उसकी, ताकि वो सीढ़ियाँ चढ़ के घर आ जाए। एक दफ़ा तो चढ़ना बुलाओ, ये मजबूरी है, क्या करें, लेकिन उसकी हेल्प करें आराम आराम से एक एक स्टेप करके, तो वो ऊपर आ जाए। अब जो है वही, क्या आप सजदा शुक्र अदा करें, बच्चे को भी नहला के और कॉटन के कपड़े पहनाएं, 100% कॉटन के, और इसी तरह मदर को भी नहलाएं, पट्टी समेत नहलाना है उसको गर्म पानी से, और उसको कंफर्टेबल ड्रेस जो भी मौसम के हिसाब से है वो उसको दें। ठीक है। इसके बाद वो जो गीली पट्टी है वो आपने उतार देनी है और ज़ख्म को बायोडीन से या स्पिरिट से साफ करके उस पर आपको डॉक्टर ने ट्यूब दी होगी, फ्यूसिडिन या फ्यूसिडिन देते हैं या माइसिट्रासिन देते हैं, ये आप लगाएं। ये आपने रोज़ ही ऐसा करना है कि ज़ख्म को साफ करना है आयोडीन से या स्पिरिट से, और उसके बाद 3 दफ़ा दिन में ये ट्यूब लगानी है। अब सबसे पहले आपको मेडिसिन का बता देते हैं। IV एंटीबायोटिक्स उधर जो मिलती हैं उसी की रिप्लेसमेंट में फिर ओरल एंटीबायोटिक्स आपको दी जाती हैं, जैसे अगमेंटन है, फ्लैजल है या वेलोसेफ फ्लैजल है, इस तरह की कोई कम्बिनेशन आपको दी हुई होगी। ये मेडिसिन 7 दिन की है, ये आपने लाजमी खानी है, जिस तरह भी डॉक्टर ने आपको कहा है। खाना खाने के बाद पानी के साथ ले लें, दूध से, जैसे भी आपको अच्छी लगती है। 7 पेन किलर होगी, पेन किलर भी आपने लेनी है। 7 टॉनिक्स होंगे, आयरन और कैल्शियम। ये दवाई आपने अभी नहीं लेनी जब तक आपकी एंटीबायोटिक्स ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि आप अगर इकट्ठी लेंगे, एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, साथ आयरन कैल्शियम भी ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका पेट लूज हो जाएगा और एंटीबायोटिक जो है वो अपना काम नहीं करेगी, आपका ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। आप वेट करें, 7 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो आपका विज़िट आएगा डॉक्टर के पास। वो आपके स्टिचेस जो हैं वो देखेगी। अगर सबक्यूटिकुलर हैं वो तो निकलवाने नहीं पड़ते, लेकिन अगर इंटरप्टेड लगे हुए हों तो फिर वो रिमूव कर देगी। बस अब आप घर आ जाएं। अब आपने
बस पेन किलर लेनी है और अब आपने टॉनिक्स लें, आयरन भी और कैल्शियम भी। अब आपकी एंटीबायोटिक्स जो है वो बंद हो जाएगी। आयरन जो है वो ओरल जैसे कि फीफोलविट का कैप्सूल दे दिया है, इसमें फेरस होता है। अगर आपको ये सूट ना करे तो आप फेरिक फॉर्म में भी ले सकते हैं। और अगर आपको गोली खानी पसंद ना हो तो सिरप भी मिलता है सेंगोबियान का, माल्टोफर का, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरह कैल्शियम की गोली जो है वो जैसे CAC है, वो पानी में आप डालते हैं वो ड्रिंक सा बन जाता है, किसी भी फ्लेवर का ले लें। लेकिन बाद लोगों को ये खट्टे वाले ड्रिंक पसंद नहीं होते, तो उनको होता है कोई और गोली हो, तो फिर च्यूकॉल मिलती है जो चूसने वाली होती है, किसी को वो भी पसंद ना हो तो फिर वो पानी से खाने वाली ऑसनेट भी मिलती है, एक गोली मुंह में रखें और पानी से खा लें। टॉनिक्स आपने जितनी देर आपको डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन डिफरेंट होती है, कितना हीमोग्लोबिन लेवल है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग दी हुई होती है, तो वो उतनी देर आपने लाजमी लेनी है। दूसरा फिर आपको वूंड केयर का बता देते हैं। वूंड का आपने जब भी नहाएं उसको पट्टी कर लें, और नहाने के बाद गीली पट्टी उतार के स्पिरिट से या पायोडीन से दिन में 3 दफ़ा साफ करके उस पर आपने ट्यूब लगानी है। चलने फिरने के लिए आप एब्डोमिनल बाइंडर यूज़ करें लाजमी, उससे आपको चलने फिरने में भी सहूलत होगी और ज़ख्म में पेन भी नहीं होगी। दूसरा ये कि पेट की वो जो मसल लूज़ हुए हुए होते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, उनको भी टोन अप करने में हेल्प मिलेगी। तो ये आपने खाना खाते हुए और बैठे और लेटे हुए उतार देना है। चलते फिरते आप एब्डोमिनल बाइंडर यूज़ करें, ये हर मेडिकल स्टोर से आराम से आपके साइज़ का मिल जाता है, अपने साइज़ का ही लीजिएगा। इसके बाद अब आपको फूड का बताते हैं। फूड ये कि शुरू में आप फूड खाएं, उसमें आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। शुरू का 1 वीक जब तक आपके स्टिचेस नहीं निकल जाते, आपने दाल और सब्जियां नहीं लेनी, वरना वो आपको गैस करेंगी। गैस की ब्लोटिंग की वजह से आपको स्टिचेस में फिर पेन होगी। ठीक है। अब आप नबी पाक ने जो फरमाया है कि जो बेहतरीन फूड है, जो फूड का सरदार है, वो है सरीद। सरीद क्या है? सरीद जो है वो शोरबे वाला गोश्त है पका हुआ, उसके अंदर आपने रोटी छोटी छोटी करके डालनी है, तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। ये आप खाएं, ये ताकतवर फूड है। नबी पाक ने इससे कहा है कि ये फूड का सरदार है। ये जो आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, ये नहीं फूड का सरदार। हमारे बच्चे तो कहेंगे यही है, लेकिन आप नबी पाक को फॉलो करें, ये गोश्त वाला आप फूड खाएं। अंडा खाएं, मछली खाएं, बदल बदल के जो भी बनाना चाहें, कभी कीमा बना लिया, कभी गोश्त, आप ये खाएं। शुरू के 7 दिन हाई प्रोटीन डाइट लें, फिर स्टिचेस निकल जाएंगे। उसके बाद आप अपनी डाइट में दालें और सब्जियां जो हैं ये एंटर करें। फ्रूट आपने डेली लेना है, फ्रूट नहीं छोड़ना। ये आप डाइट लेंगे इंशाल्लाह तो 2 वीक्स में आपकी जो मोटिलिटी है, चलना फिरना और आपका स्टेमिना, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। साथ ही आपने कीगल एक्सरसाइजेस करनी है ताकि पेल्विक फ्लोर जो है वो भी स्ट्रांग हो जाए। कीगल एक्सरसाइज में आपने ये करना है कि जैसे आपको यूरिन आया हुआ और आप होल्ड करना चाह रहे हो, या बाथरूम जाना चाह रहे हैं कि पखाना आया हुआ है तो होल्ड करते हैं, इस तरह आपने अपने ये मसल होल्ड करना है नीचे वाला। इसको कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। ये आपने दिन में 5 दफ़ा करनी है और 10-10 दफ़ा करनी है, यानी कि 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। उन 10 सेकंड में आप सुबहान अल्लाह पढ़ लें, अल्लाह अकबर पढ़ लें, जो भी तस्बीहात आप पढ़ते हैं सारा दिन में। आप नमाज तो नहीं पढ़ सकेंगे ना, क्योंकि अब चिल्ला है, तो ये तस्बीहात भी आपकी हो जाएंगी और ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी कि 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर 10 सेकंड के लिए छोड़ना है, फिर 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इस तरह आपने ये 10 टाइम करना है और ये दिन में 5 दफ़ा करना है। अभी आप इतना ही कर सकेंगे और जब आपका चिल्ला ख़त्म हो जाएगा, इसकी आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दें। तो ये बाद में आपने इस तरह करना है कि 50 टाइम सुबह दोपहर शाम करना होता है। ये तकरीबन 6 मंथ आपको करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपके इंशाल्लाह ताला ये जो पेल्विक फ्लोर लूज हुआ होता है प्रेगनेंसी की वजह से, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और ये जो यूरिन का बाज़-औक़ात मसला हो जाता है ना, तो वो इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि पेशाब वाली नाली डाली हुई होती है, तो उसकी इरिटेशन की वजह से ना आपको शायद इरिटेशन, पेन यूरिन करते हुए फील हो। तो उसके लिए आपने लिक्विड ज़्यादा लेनी है। लिक्विड जो है तकरीबन 2 लीटर, अगर गर्मी है 3 लीटर, ये लिक्विड ज़्यादा लें। इससे आपका यूरिन जो है अल्कलाइन आएगा और आपको वो भी जो पेशाब की जलन है, चुभन है, वो नहीं होगी। और इस तरह बच्चे का जो फीड है ना, वो भी इस्टेब्लिश होने में मदद मिलेगी। जितना ज़्यादा आप लिक्विड लेंगे और आपको वो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर लैक्टोलो सिरप जो है वो आप लें,
ताकि ये जो है ना, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से फिर स्टिचेस में पेन होती है तो वो फिर नहीं होगी, तो वो आपका जो है ना वो बेहतर रहेगा। बस ये 6 वीक्स के बाद फिर आपको मेंसेस आएंगे। वो मेंसेस बाद लोगों को थोड़े हैवी आते हैं, हो सकता है 2 वीक्स तक रहें, तो आपने परेशान नहीं होना। ये बस मेंसेस आने के बाद इंशाल्लाह आपका रेगुलर साइकिल शुरू हो जाएगा। अब दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कुछ लोगों को रेगुलर साइकिल शुरू हो जाता है, हर महीने मेंसेस आते हैं, और कुछ लोगों को लैक्टेशनल एमेनोरिया हो जाता है, यानी कि जब तक वो बेबी को फीड करा रहे होते हैं तो उनको मेंसेस नहीं आते हैं। तो अब जब आपके 6 वीक्स पूरे हो जाएं, आपको मेंसेस आ गए, अब आपने गुस्ल लेना है, आपका चिल्ला ख़त्म हो गया, अब आप अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ सकते हैं। ये हार्ड टाइम आपका ख़त्म हो गया है, आप हैप्पीली बेबी के साथ रहें, और जो भी आप अपना रूटीन काम करते हैं, जॉब करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, घर के काम, ये सारे आप शुरू कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़ायदा देगी और आप दूसरों तक भी पहुँचाएंगे। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह सिज़ेरियन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।